सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 में देखिए, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। किस तरीके से ऐसे बच्चों की सीखने की क्षमता की हम जांच कर सकते हैं जो समावेशी बच्चे हैं। इसके लिए हम किन किन टूल्स की मदद लेते हैं या फिर किन किन तकनीकियों का मदद लेकर के हम इन बच्चों की अधिगम की जांच करते हैं, इसके बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स और उपकरण होते क्या है। देखिए, प्राचीन काल से ही अनेक रूपों में बुद्धि परीक्षण होते रहे हैं। पहले बुद्धि परीक्षणों का आधार विभिन्न प्रकार की पहेलियां या पजल हुआ करती थी। जब कोई विद्यार्थी गुरु के पास पढ़ने जाता था तो गुरु ज्ञान देने से पूर्व उसकी बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। यह भी एक प्रकार की बुद्धि मापन की ही अवधारणा थी। उदाहरण के लिए, तक्षशिला व नालंदा विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए जाते थे, द्वारपाल पहले उनसे कुछ प्रश्न पूछता था, जिसका उत्तर मिलने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाती थी। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले के समय में भी लोग बुद्धि की परीक्षा लेते थे। बुद्धि को जांचने के लिए अलग अलग प्रकार की पहेलियां लोग बुझाते थे। या फिर जैसे तक्षशिला नालंदा की बात यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर भी जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए आते थे, एडमिशन के लिए आते थे, उनसे द्वारपाल कुछ प्रश्न पूछते थे, जिनका उत्तर मिलने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिलती थी या फिर एडमिशन की अनुमति मिलती थी। तो इस तरीके से जो अधिगम है, जो हमने सीखा है, उसकी जांच के लिए अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। आजकल आपको पता है, जैसे कि अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उसको नीट की परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी। अगर कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है तो उसको आईआईटी की परीक्षा निकालनी ही पड़ेगी। जेई मेन, जेई एडवांस, ये सब निकालना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से वही चीज है यहाँ पर। तो ऐसे जो समावेशी बच्चे हैं, इनकी अधिगम को हम जांचने के लिए किस किस प्रकार के टूल्स और तकनीकी का प्रयोग करेंगे, इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। देखिए, वुंट ने 1879 में लिपजिंग यानी कि जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। 2016 के एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली थी, तो डब्ल्यू वुंट ने खोली थी 1879 में जर्मनी में। ठीक है, जिसमें बुद्धि के मापन का प्रयास किया गया और माना जाता था कि जिसका केंद्रीय ज्ञान जितना अधिक होता था वह उतना ही कुशाग्र बुद्धि वाला माना जाता था। सन 1901 में जर्मनी के एक अन्य मनोवैज्ञानिक वेस्लर ने इस पद्धति की आलोचना करते हुए कहा, प्रयोगशाला में विशेष यंत्रों द्वारा बुद्धि का मापन किया जाना बिल्कुल असंभव है। उनके अनुसार बुद्धि मापन की दृष्टि से विद्यालय की परीक्षाएं प्रयोगशाला की अपेक्षा कहीं अच्छी हैं। इसके बाद दोस्तों, अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में किया, या बुद्धि परीक्षण का निर्माण इन्होंने 1905 में किया था, और इसी कारण इन्हें बुद्धि परीक्षण का पिता या जन्मदाता भी हम कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उदाहरण के लिए पेरिस में नगर महापालिका के सामने एक गंभीर समस्या आ गई कि कई छात्र नगर महापालिका द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में पिछड़े क्यों हैं। इसका कारण जानने के लिए उन्होंने बिने से कहा। इस काम में बिने ने अपने साथी साइमन की मदद ली। इन्होंने विभिन्न आयु के बालकों के लिए 1905 में एक बुद्धि परीक्षण बनाया, जिसके आधार पर इन्होंने पाया कि पेरिस के स्कूलों में प्रचलित पाठ्यक्रम छात्र के स्तर के अनुकूल नहीं थे। यानी कि उन बच्चों का जो मानसिक स्तर है, जो उनकी बुद्धि लब्धि है, उनसे ऊपर की चीजें थी पाठ्यक्रम में, जिसकी वजह से सारे बच्चे उस पाठ्यक्रम को समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो प्रयोग था वो काफी हद तक सफल हुआ था। अब इसके बाद देखिए, बुद्धि लब्धि एवं विचलन बुद्धि, यानी कि बुद्धि लब्धि का प्रयोग। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, इसको आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा ही है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। ये आपको पता ही है। तो किसी बालक अथवा व्यक्ति की बुद्धि का मापन सामान्यतः 2 बुद्धि लब्धि के रूप में किया जाता है, परंतु कुछ परीक्षणों में विचलन बुद्धि लब्धि के रूप में भी किया जाता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इसके अर्थ को भी हमें समझ लेना चाहिए। तो देखिए, बुद्धि लब्धि से तात्पर्य बालक अथवा व्यक्ति की मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु के अनुपात से होता है। इस अनुपात में दशमलव बिंदु हटाने के लिए इस अनुपात को 100 से गुणा कर दिया जाता है, जो कि इस प्रकार है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। संक्षेप में इसको हम इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों, मानसिक आयु मतलब जैसे कक्षा 2 में पढ़ने वाला बच्चा है, वो मान लीजिए उस बच्चे की जो वास्तविक आयु है वो है
8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष है, लेकिन वो कक्षा 4 के बच्चों का भी सवाल हल कर ले रहा है, यानी कि वह 12 वर्ष के बच्चों का भी सवाल हल कर ले रहा है। कक्षा 4 के बच्चों का सवाल हल करने का मतलब है कि वो बच्चा 12 साल का है, तो 12 साल के बच्चों का सवाल हल कर ले रहा है, और वो है कितना, अभी 8 साल का है। 8 साल का बच्चा है, वो कक्षा 4 या 5 के बच्चों का सवाल अगर हल कर ले रहा है, इसका मतलब उसकी वास्तविक आयु तो 8 साल है, 8 साल का ही बच्चा है, लेकिन वो 12 साल के बच्चों का भी, यानी कि कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6 के बच्चों का भी सवाल हल कर ले रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से ये मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 से यहाँ पर हम IQ यानी कि जो बुद्धि लब्धि है उस बच्चे का निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए 4 से अगर इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और फिर 2 से इसको काट देंगे 100 को, तो 50 आ जाएगा, और 3 5 15 150, यानी कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा प्रखर बुद्धि का बालक है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बालक है ये, ठीक है। 150 बुद्धि लब्धि आने का मतलब यही हुआ। अब देखिए इसके बाद इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि यदि किसी बालक अथवा व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु समान अर्थात एक बराबर होंगी तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि 100 आएगी। यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होगी तो बुद्धि लब्धि 100 से अधिक आएगी, और यदि मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होगी तो बुद्धि लब्धि 100 से कम आएगी। और इस बुद्धि लब्धि के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन हम करेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए अगर 0 से लेकर के 24 के बीच में बच्चे की बुद्धि लब्धि है तो जड़ बुद्धि में आएगा, इडियट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। फिर 25 से 49 बुद्धि लब्धि है तो मंद बुद्धि का बालक कहलाएगा। 50 से 69 है तो मूर्ख, 70 से 79 है तो निर्बल बुद्धि का, 80 से 89 है तो मंद बुद्धि का बालक, 90 से 109 है तो सामान्य बुद्धि लब्धि। एग्जाम में यही पूछता है, 90 से 110 लगभग एवरेज हम मान सकते हैं। 90 से 110 के बालक सामान्य बुद्धि के होते हैं, 110 से 119 या 120 के जो होते हैं वो उत्कृष्ट बुद्धि के होते हैं, और 140 से अधिक के बच्चे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं या प्रखर बुद्धि के बालक कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए है विचलन बुद्धि लब्धि। तो देखिए बुद्धि लब्धि मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु के अनुपात के रूप में ज्ञात की जाती है, और चूंकि व्यक्ति की किसी बुद्धि का विकास सामान्यतः 16 वर्ष की आयु तक हो जाता है, इसलिए बुद्धि लब्धि की गणना में 16 आयु से वाले व्यक्तियों की भी वास्तविक, यानी कि अगर 16 वर्ष से बड़ा कोई व्यक्ति है उसकी बुद्धि लब्धि की हम जांच कर रहे हैं तो भी हम 16 से अधिक नहीं लेते हैं, क्योंकि हम सामान्यतः मानते हैं कि 16 वर्ष की आयु तक हमारी जो बुद्धि है उसका विकास हो जाता है। अब यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि का विकास 16 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता है या 16 वर्ष की आयु के 1, 2 या 4 वर्ष बाद पूर्ण होता है तो बुद्धि लब्धि के मापन में त्रुटि होना स्वाभाविक है। फिर अब तो यह भी तथ्य भी उजागर हो गया है कि विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति की बुद्धि में निरंतर विकास होता रहता है। परिणामतः किसी व्यक्ति की एक समय पर मापी गई बुद्धि लब्धि को उसकी बुद्धि का सही मापन नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि अब कुछ बुद्धि परीक्षणों में बुद्धि लब्धि के स्थान पर विचलन बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया जाता है। विचलन बुद्धि लब्धि एक प्रकार का मापक या प्राप्तांक स्कोर होता है जिसका मध्यमान 100 तथा मानक विचलन 16 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। तो जो बुद्धि परीक्षण है दोस्तों यहाँ पर आप देखिए वो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है सामूहिक। व्यक्तिगत का मतलब देखिए जो व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में एक एक आदमी का 1, 2, 3 जैसे कि पहले रोल नंबर वाले बच्चे को बुलाया, फिर दूसरे रोल नंबर वाले बच्चे को बुलाया, फिर तीसरे रोल नंबर वाले बच्चे को बुलाया। और सामूहिक में क्या होता है 1 से लेकर के 5 रोल नंबर तक के बच्चे आ जाएं, फिर 6 से लेकर के 10 रोल नंबर तक के बच्चे आ जाएं। इस तरीके से हम 5-5 बच्चों को समूह में बुला रहे हैं, तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो गया। और जब एक एक बच्चे को हम बुला करके उसका बुद्धि परीक्षण करेंगे तो ये व्यक्तिगत हो गया। अब व्यक्तिगत में भी यहाँ पर इसमें दोनों को अलग अलग 2 भागों में बांटा गया। व्यक्तिगत में भी एक होगा शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इसमें हम जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं या जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनको शामिल करते हैं, और अशाब्दिक में कुछ क्रियाएं या कुछ खेल खिलाते हैं जिसमें जो लोग नहीं पढ़ लिख पाते वो भी खेल सकते हैं, तो ये अशाब्दिक कहलाता है। इसी प्रकार सामूहिक में भी अशाब्दिक और शाब्दिक सामूहिक परीक्षण होता है, यानी कि अलग अलग, एक में कुछ खेल कराते हैं, कुछ क्रियाएं कराते हैं, एक में हम बच्चों को कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिसका उत्तर वो हाँ या ना में देते हैं। यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आसानी से शाब्दिक वाला कर पाते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं होते वो अशाब्दिक वाला कर लेते हैं। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में देखिए क्या होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों में एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण का मापन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों होता है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या है, जब हम एक एक बच्चे का टेस्ट लेंगे, एक एक बच्चे को बुला करके उसकी बुद्धि परीक्षण की जांच करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा विश्वसनीयता ज्यादा इसमें होती है। इसमें व्यक्ति के अंकों के आधार पर उसे सफलतापूर्वक निर्देशन हम देते हैं।
जो बच्चे ज्यादा लिख और पढ़ नहीं सकते उनके लिए ये परीक्षण ज्यादा उचित है। इसके द्वारा व्यक्ति की गुणात्मक क्षमता का पता चलता है। इसमें परीक्षणकर्ता प्रयोज्य के व्यवहार का ठीक प्रकार से अध्ययन कर सकता है। फिर है परिसीमाएं, लिमिटेशंस। व्यक्तिगत परीक्षण की कुछ परिसीमाएं भी हैं जो कि निम्न है। यह प्रशासन और समय की दृष्टि से महंगा है। इसके प्रशासन के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए महंगा होता है क्योंकि जहां पर हम एक एक बच्चे को टाइम देते हैं, और आपको पता है टाइम से ज्यादा कीमती तो दुनिया में कुछ है नहीं। एक एक बच्चे को हम समय देते हैं। एक एक बच्चे को समय देने का मतलब है कि सारे बच्चों को हमें समय देना पड़ता है बराबर रूप से। ठीक है, तो समय भी चाहिए और पैसे भी चाहिए ज्यादा। अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण की बात कर लेते हैं। तो समूह में होता है तो इसमें एक साथ कई लोगों का परीक्षण हो जाता है। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण एक समय में अनेकों व्यक्तियों पर प्रशासित किया जा सकता है। इस परीक्षण में परीक्षणकर्ता को प्रयोज्य में किसी प्रकार के सौहार्द स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह स्वयं या अन्य व्यक्तियों के माध्यम से बुद्धि परीक्षण प्रपत्र को वितरित कर देता है। परीक्षण संबंधी निर्देश परीक्षण प्रपत्र में छपे होते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? तो इसमें आप देखिए, इस परीक्षण की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि इसका निर्माण एवं मानकीकरण सरलता से किया जाता है। जैसे कि एक क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो एक ही प्रश्न पत्र हमने छापा, टेस्ट लिया, एक प्रश्न पत्र छाप दिया और सारे बच्चों को वही प्रश्न पत्र हल करने को दे दिया। तो एक ही साथ 30 के 30 बच्चों का हमने परीक्षण कर लिया एक ही प्रश्न पत्र से। तो इसमें क्या हुआ, समय की हमारी बचत हुई और आसानी से कॉपी भी चेक करने में भी हमको कम समय लगेगा। इनका प्रशासन सरल है। इनके प्रशासन के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रशासन में समय कम लगता है क्योंकि यह परीक्षण एक समय में अनेक व्यक्तियों पर प्रसारित किया जा सकता है। यह कम खर्चीला है। ये 2 व्यक्तियों के चयन वर्गीकरण में विशेष उपयोगी है। अब देखिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण की परिसीमाएं। तो इसके द्वारा प्रयोज्य के बौद्धिक व्यवहारों का गहनता से अध्ययन हम नहीं कर पाते। अब एक समूह में अगर 5 से 10 बच्चे हैं तो सभी को हम अच्छे से सभी का टेस्ट नहीं ले पाएंगे क्योंकि सारे बच्चे, अब हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं तो इन 5 से 10 बच्चों में से कोई एक ही बच्चा उस प्रश्न का उत्तर देता है, सारे बच्चे नहीं देते हैं। तो इस तरीके से सारे बच्चों के व्यवहारों का अच्छे से हम अध्ययन नहीं कर पाते। यह उन बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है जो लिख और पढ़ नहीं पाते। इसकी वैधता और विश्वसनीयता अपेक्षाकृत कम होती है। इस परीक्षण में नकल की संभावना अधिक रहती है क्योंकि अगर 30 बच्चों को सेम पेपर मिला है तो नकल होने की संभावना बिल्कुल अधिक रहती है। अब देखिए व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का निर्माण और मानकीकरण करना कठिन होता है क्योंकि हर एक बच्चे के लिए अलग टेस्ट पेपर आप बनाते हो, अलग क्वेश्चंस को आप लिखते हो, तो इसमें समय भी ज्यादा लगता है। उसका मानकीकरण करना भी कठिन होता है। और देखिए सामूहिक में क्या होता है, इन परीक्षणों का निर्माण एवं मानकीकरण करना व्यक्तिगत परीक्षणों से काफी सरल होता है। और देखिए ये परीक्षण प्रायः मौखिक होते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जैसे कि हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो मौखिक ही तो पूछेंगे। और ये जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होते हैं ये क्या होते हैं, लिखित होते हैं। इसमें कोई टेस्ट पेपर बना के बच्चों को दे दिया, वो टेस्ट पेपर कर रहे हैं। तो ये टेस्ट पेपर होता है, ये क्या होता है, ईजी होता है करना। देखिए जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है इसमें समय सीमा प्रायः निश्चित नहीं होती है। इसमें इंटरव्यू ले रहे हो तो हो सकता है 15 मिनट में ही खत्म हो जाए, हो सकता है 30 मिनट, हो सकता है 1 घंटे तक इंटरव्यू चलता रहे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है इसमें मान लीजिए 1 घंटे का पेपर है, बच्चों को आपने कहा है तो वो 1 ही घंटा मिलता है। समय सीमा निश्चित होती है कि 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे में आपको सॉल्व करके देना है। फिर इन परीक्षणों में आयु वर्ग व्यापक होता है। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होते हैं इसमें आयु वर्ग क्या होता है, व्यापक होता है। फिर ये परीक्षण विशेष आयु वर्ग के लिए होते हैं। फिर ये कम आयु के बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। जो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कम छोटे आयु के बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं। इसके बाद है देखिए ये परिपक्व आयु के बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं जो सामूहिक होते हैं। अब देखिए इनका प्रयोग जो है अशिक्षित एवं विकलांग बच्चों पर भी हम कर सकते हैं जो व्यक्तिगत होता है, और जो सामूहिक होता है इसका प्रयोग इन श्रेणियों के बच्चों पर हम नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए इन परीक्षणों का प्रशासन करना कठिन होता है। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होते हैं इनके प्रशासन के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए, और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है इसका प्रशासन सरल होता है। सामान्य शिक्षक भी इसका प्रशासन कर सकते हैं। इसके बाद है देखिए 8वां पॉइंट, इनका प्रशासन एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इसलिए किसी समूह के व्यक्तियों की बुद्धि का मापन करने में समय, शक्ति और धन अधिक लगते हैं। ये अधिक खर्चीले होते हैं।
और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसका प्रशासन एक समय में अनेक व्यक्तियों पर होता है, ढेर सारे लोगों का एक साथ होता है, इसलिए इनके द्वारा किसी समूह के व्यक्तियों की बुद्धि मापने में अपेक्षाकृत बहुत कम समय, शक्ति और धन लगता है। ये कम खर्चीले होते हैं। फिर है देखिए, इनके प्रशासन में परीक्षणकर्ता और प्रयोज्य के बीच सीधा संबंध होता है। फिर है देखिए, इनके प्रशासन में उनके बीच कोई संबंध नहीं होता है, यानी कि जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। फिर है, इन परीक्षणों में संकोची व्यक्तियों को परेशानी होती है जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, क्योंकि इसमें एक तरीके से आपका इंटरेक्शन होता है, जो आपसे पूछ रहा है प्रश्न उससे। और ये देखिए, इन परीक्षणों में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वही हमेशा प्रश्नों के उत्तर देता है। देखिए, फिर व्यक्तिगत में इसमें प्रशासन के समय प्रयोज्य को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जबकि जो यहाँ पर देखिए सामूहिक है, इसके प्रशासन के समय ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। फिर है, इसके बाद देखिए, व्यक्तिगत में इनके प्रशासन के दौरान प्रश्न व समस्याओं के क्रम व स्वरूप में आवश्यकता अनुसार कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, तो उसमें हम बुद्धि का परीक्षण ही एक तरीके से कर रहे होते हैं, तो हम उससे उस व्यक्ति से कोई भी किसी भी सिचुएशन में उसको डाल करके उससे प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर तुम इस सिचुएशन में फंस जाओगे तो तुम कैसे इससे बाहर निकलोगे। अपने मन से भी प्रश्नों को बना सकते हैं। लेकिन जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होते हैं, इसमें जो प्रश्न हमने बना लिए हैं, हमको उन्हीं प्रश्नों को बच्चों से पूछना पड़ता है। फिर है, इनका उत्तर देते समय नकल की कोई संभावना नहीं होती है, जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, क्योंकि एक समय में एक बच्चे को बुला करके आप उसकी मौखिक परीक्षा ले रहे हो तो वो पूछेगा किससे। जबकि जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होते हैं, इनका उत्तर देने में बच्चे नकल कर लेते हैं, एक दूसरे की कॉपी कर लेते हैं टेस्ट में, आपको पता है। फिर है, इन परीक्षणों का फलांकन करना कठिन होता है, क्योंकि अगर आपने एक क्लास में 30 बच्चों का व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण किया, 30 बच्चों से अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे, तो कुछ बच्चों से हो सकता है आपने टफ क्वेश्चन पूछे हो और कुछ बच्चों से आपने इजी प्रश्न पूछे हो। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चों को नंबर देने में आपको बहुत कठिनाई होगी। फिर है देखिए, जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, इसमें अंकों की व्याख्या करना सरल होता है। फिर है, इसमें प्राप्त अंकों की गुणात्मक व्याख्या की जा सकती है। जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें अंकों की गुणात्मक व्याख्या हम कर सकते हैं, और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें प्राप्तांकों की व्याख्या मानकों के आधार पर की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। दोस्तों, अगर आपको आपके 3rd सेमेस्टर में 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए आप यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके हमारा जो ऐप है अस्तित्व एकेडमी, उस पर जा करके आप नोट्स को ले सकते हैं, क्लासेस को ले सकते हैं, नोट्स, क्लासेस, टेस्ट चैप्टर वाइज, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे अभी तक, तो प्लीज हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।